समझने की कोशिश तो करो। लेकिन उसकी एक ही जिद थी कि वह उसी से शादी करेगी। मुझे तो यह मामला कुछ और ही लगने लगा था। मैं काफ़ी देर तक सौम्या को नमी से समझाती रही, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह रोते हुए बाथरूम में बंद हो गई थी। मुश्किल से ही मैं खुद को संभाल के नीचे आई थी। विवेक भी लॉन में गुस्से के मूड में बैठे हुए थे। मुझे देखते ही भड़क उठे कि यह है तुम्हारी परवरिश, यह सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। वह हमारी इकलौती बेटी है और उसका यह मतलब नहीं कि वह अपनी मनमानी करेगी। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक लंगड़े लड़के से उसकी शादी करूंगा। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद सौम्या कॉलेज भी नहीं जाएगी। अगर उसने घर के बाहर कदम भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विवेक को इतने गुस्से में मैंने पहली बार देखा था। विवेक के गुस्से को देखते हुए मैं खामोश रहने में ही समझदारी समझी, वरना पता नहीं गुस्से में वह क्या क्या फैसले ले लेते। मेरे पति और मेरे ससुराल के लोग बहुत ही गुस्से की तबीयत के मामले में थे। सब चीज़ों को बहुत ही बुरा समझते थे। मेरे पति बहुत ही सपोर्टिव वाले इंसान थे, लेकिन उनका एक बात हमेशा ही खिलाफ रहते थे कि लड़की अपनी पसंद की शादी करे। लेकिन जिस तरीके का रवैया मेरी बेटी ने अपनाया था, मुझे कुछ गलत लग रहा था। मैं विवेक को बहुत मुश्किल से काबू किया और कमरे में ले गई। वह रात मेरे लिए बहुत ही तकलीफ भरी थी। मुझे एक पल को भी सुकून नहीं आया था। सौम्या का रवैया मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। जिस तरीके से वह बोल रही थी, वह इस बात की गवाही था कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं सोच ली थी कि मैं एक बार फिर सौम्या को समझाऊंगी। अगली सुबह होते ही मैंने एक बार फिर सौम्या से बात करनी चाही, लेकिन उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। विवेक तो गुस्से के मारे बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए थे। मैंने सौम्या को बोला कि तुम्हारे पापा ने कॉलेज जाने से मना किया है, लेकिन सौम्या ने कहा कि मैं कॉलेज ज़रूर जाऊंगी, मेरे पेपर आने वाले हैं, मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ नहीं सकती। यानी कि अब उसके अपने पापा के फैसले की भी कोई परवाह नहीं थी। वह बिना नाश्ता किए ही कॉलेज चली गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह कल दोपहर से भूखी थी। मैंने तुरंत फ़ोन करके विवेक को बता दिया था कि सौम्या कॉलेज चली गई है, और वह भी बिना नाश्ता किए। यह बात विवेक को भी परेशानी में डाल दी थी। उसका भूखे पेट कॉलेज जाना हम दोनों को बहुत ही मुश्किल में डाल रहा था। कुछ देर बाद ही विवेक घर आ गए थे। ऑफिस में उनका मन नहीं लग रहा था। वह हमारी इकलौती बेटी थी, जो बहुत ही मिन्नत और मुरादों से पैदा हुई थी। उसके लिए हम दोनों पति पत्नी जान देने को तैयार थे। मैंने विवेक को देखा और उन्हें तरीका बताया कि हम दोनों कॉलेज चलकर प्रिंसिपल से बात करेंगे कि उस बिहान नाम के लड़के की शिकायत करेंगे कि वह कॉलेज पढ़ने के लिए आता है या लड़कियों को फंसाने। विवेक को मेरी यह बात अच्छी लगी थी। हम दोनों ही पति पत्नी ऑफिस जाने के बजाय सौम्या के कॉलेज चले गए थे। वहां जाते ही प्रिंसिपल से मैं सौम्या के बारे में बात की। वह लोग भी हैरान हो गए थे कि इतनी अच्छी स्टूडेंट ऐसा काम कैसे कर सकती है, जबकि बिहान को फ़ौरन पहचान लिया गया था। प्रिंसिपल ने जो बात मुझे बताई, वह मुझे थोड़ा तसल्ली दे रही थी कि बिहान बहुत ही अच्छे घराने से संबंध रखता है। भले वह लड़का अपाहिज है, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। पूरी क्लास में सौम्या के बाद वही अच्छा लड़का है। लेकिन विवेक इन सब बात के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। उन्होंने फिर भी प्रिंसिपल को कहा कि कॉलेज के अंदर आपका यह नियम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप ध्यान के माता पिता को सूचित करें कि उसका बेटा यह क्या काम कर रहा है और उसे मेरी बेटी से भी दूर रहने की बात करें। प्रिंसिपल को यह बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वह स्टूडेंट के माता पिता के सामने उल्टी सीधी बात भी नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी से सर झुका दिए। मैंने विवेक को घर वापस ले आई थी। हम दोनों पति पत्नी आज ऑफिस से छुट्टी ले चुके थे, क्योंकि हमें सौम्या की बहुत चिंता थी। विवेक ने तो सौम्या के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। उसके दोस्त का बेटा था, पढ़ा लिखा था, अच्छी जॉब करने लगा था, और विवेक के दोस्त भी इस रिश्ते से राजी थे। बल्कि उनकी तो बड़ी इच्छा थी
कि सौम्या उनके बड़े बेटे की पत्नी बनकर उनके घर जाए, लेकिन सौम्या जो बातें कर रही थी वह इस बात की गवाही दे रही थी कि सौम्या मर जाएगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करेगी। सौम्या जब कॉलेज से घर आई तो उसके आते ही उसने शोर मचा दिया कि मेरे कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत थी और प्रिंसिपल को यह फालतू बातें क्यों बताई। आपने आज मेरा कॉलेज में कितना मजाक बनवा दिया है। उस वक्त सौम्या की आवाज़ बहुत ऊंची हो रही थी, जबकि मैं हक्का बक्का से सिर्फ सौम्या की शक्ल देखी जा रही थी। आज तक मेरी बेटी कभी भी मेरे सामने मुकाबले में कभी नहीं आई थी। यह सब कुछ पहली बार हो रहा था और मैं इतने गुस्से में आ गई कि अचानक ही सौम्या के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं अपना आपा खो चुकी थी। जबकि सौम्या ने जो बात आखिरी में मुझे कही थी वो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसका गई थी। उसने कहा था कि अगर आप लोगों ने मेरी शादी मेरे पेपर होने के बाद नहीं करवाई तो याद रखना, मैं आप दोनों को इस दुनिया में अकेली छोड़ के हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाऊंगी। यानी वह सीधा सीधा खुदकुशी की धमकी दे रही थी। मैं तो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। रात को जब विवेक घर आए तो मैंने सारी कहानी उन्हें बता दी, जबकि सोने के बाद वह कहने वाले, सौम्या से कहो उसे लड़के से कहे कि वह रिश्ता लेकर हमारे घर आए, क्योंकि हम और इतनी ज़्यादा बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते और सौम्या हमारे लिए बहुत ही खास है। भगवान न करे अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो हम दोनों पति पत्नी हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का शिकार रहेंगे। मैं जब सौम्या को यह बात बताई और उसकी इजाज़त की आगे घुटने टेक दिया तो वह बहुत खुश हो गई थी और मेरे सीने से लगकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। अगले दिन ही बिहान के माता पिता हमारे घर आ गए थे। मैं और मेरे पति उन दोनों पति पत्नी से मिलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के आगे घुटने टेक दिए थे। उन दोनों पति पत्नी का पहनावा इस बात की गवाही था कि वह बहुत ही अमीर घराने से संबंध रखते हैं। मैंने और मेरे पति ने उन दोनों पति पत्नी से बहुत अच्छे से बात की थी और सौम्या हमारे लिए बहुत खास थी, इसलिए उसकी खुशी के लिए यह सब कुछ करना था। अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो हम कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाते। बिहान के माँ बाप बहुत ही मोहब्बत वाले इंसान थे, बहुत ही प्यार से हम लोगों से मिल रहे थे। अगर बिहान अपाहिज न होता तो शायद इस रिश्ते पर मुझे खुशी होती, लेकिन बिहान मेरे दिल में बहुत चुभ रहा था। वह टांग से अपाहिज था, ठीक से चल भी नहीं पाता था। पता नहीं सौम्या ने उसमें क्या देखा था। उसके लिए तो लड़कों की लाइन लगी हुई थी। किसी पर भी उंगली रख देती तो वह लड़का खुशी से उससे शादी कर लेता। मेरी बेटी लाखों में एक थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक अपाहिज लड़के को अपना जीवन साथी के रूप में चुना था। बिहान के माता पिता ने कहा कि वह सौम्या की पढ़ाई शादी के बाद भी कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैं और मेरे पति ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। शादी का मुहूर्त 15 दिन के बाद निकला था। हम दोनों पति पत्नी ने पूरे दिल से सौम्या की शादी कर दी थी। खानदान हमारे खिलाफ हो गया था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के आगे हम दोनों ने किसी को भी ध्यान में नहीं लिया था। लेकिन शादी के बाद जो खबर मुझे मालूम हुई वह मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। यह बात सुनकर मुझे अपनी बेटी पर गर्व भी हुआ था, लेकिन उसके जज्बाती फैसले पर अफसोस भी। मेरी सौम्या बहुत प्यारी थी और दुल्हन बनकर तो वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने शादी पर पहली बार बिहान को देखा था और उसे देखकर मेरा दिल को कुछ हुआ था। वह बुरी तरह लंगड़ा के चल रहा था। उसके हाथ में एक बैसाखी थी, उसके सहारे वह चल रहा था। हालांकि अच्छी पर्सनालिटी का मालिक था, खूब गोरा चीटा अच्छा था। अगर अपनी टांग से सही होता तो शायद उसके किसी भी चीज़ की कमी न होती। सौम्या अभियान की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी, लेकिन बिहान के अपाहिज टांग इस रिश्ते पर एक दाग लगा रहा था। मेरी और विवेक की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पहली बार हम अपनी बेटी को अपने आप से दूर कर रहे थे।
मेरे पति और मैं बिहान के माँ बाप के आगे हाथ जोड़कर यह विनती कर रहे थे कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना, बस उसके साथ कोई जुल्म मत करना। हमारे पास एक हमारा यही कीमती फूल है। जबकि उन दोनों पति पत्नी ने हमें इस बात का यकीन दिलाया कि वह कभी भी सौम्या को कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। जिस तरह से हमारे लिए बिहान है, वैसे ही सौम्या होगी। जबकि उनका यह मन भर शब्द मुझे शांति दे रहा था। अगले दिन जब सौम्या अभियान के साथ घर आई तो खुशी उसके चेहरे पर मौजूद थी। वह मुझे और विवेक को भी खुश कर गई थी। बिहान सौम्या को छोड़कर अपने घर चला गया था। बिहान के जाने के बाद ही विवेक भी अपने कमरे में जाना चाहते थे, क्योंकि वह सौम्या से थोड़ा नाराज़ थे। लेकिन अचानक ही सौम्या ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठाते हुए कहने लगी, पापा, आज मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं और बिहान से शादी करने की वजह भी बताना चाहती हूँ। विवेक वहाँ बैठे तो नहीं चाहते थे, लेकिन बेटे की खुशी के लिए दिल को मारकर बैठ गए थे। जबकि मैं भी सौम्या के पास ही बैठ गई थी। सौम्या कहने लगी, पापा, आप ही तो कहते थे कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। हर व्यक्ति को भगवान जी ने बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं मानती हूँ कि बिहान के पैर में समस्या है, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा इंसान है। जब आप उसके साथ समय गुजारेंगे तो आपको इस बात का पता हो जाएगा कि बिहान कितना अच्छा है। पूरी दुनिया मेरी खूबसूरती के पीछे हर वक्त पागल रहती थी। कितने ही लड़कों ने मुझे प्रपोज किया था, हमें कितने भी रिश्ते आए थे, यह आप दोनों जानते ही हैं। लेकिन मेरी उम्र के कारण आप दोनों इनकार करते रहे। लेकिन उस समय एक बिहान ही था जो मेरी खूबसूरती से ही नहीं, बल्कि मेरे दिल से भी, मेरे मन से भी प्यार करता था। बिहान ने एक ऐसी जगह पर मेरी मदद की थी जहाँ पर हर कोई साथ छोड़ देता है। बिहान के तो पैरों में भी समस्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी उसने उन लड़कों से सुरक्षा की थी। आप जानते हैं, कुछ दिन पहले कॉलेज में एक नया ग्रुप आया था। वह लड़के मेरे साथ जुल्म करना चाहते थे। मौके से फ़ायदा उठाकर वह लड़के मुझे कॉलेज के पीछे ले आए थे। लेकिन उस समय बिहान ही था। उसके पैरों में समस्या था, वह चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन पापा, उसने उन सब का मुकाबला किया था, मेरी सुरक्षा की थी। जबकि उसने मुझे कहीं कहा था कि इस बात को घर पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपने घर बताओगी तो तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे और हो सकता है तुम्हें कॉलेज से भी हटा सकते हैं। उसके बाद मुझे बिल्कुल सही लगी थी, इसलिए मैंने आप दोनों को इस बात को शेयर नहीं किया था। धीरे धीरे मेरी और बिहान की दोस्ती होती चली गई थी और कुछ दिन बाद हमने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया था। मैं चाहती तो उसे इनकार कर सकती थी, लेकिन उसकी बात मेरे दिल को लगी थी। आप कहते थे ना कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। अगर कोई आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेना। इसलिए मैंने आप दोनों के सामने सबसे पहले यही बात रखी थी कि मैं एक अपाहिज लड़के से शादी करना चाहती हूँ, और उसके बाद ही मैं आप दोनों के सामने बिहान को इंट्रोड्यूस करवाना था। जबकि मैं और मेरे पति अपनी बेटी को हक्का बक्का देख रहे थे, यानी उसने अपने लिए किसी गलत लड़के का चुनाव नहीं किया था। हम दोनों इस बात को मान चुके थे। जबकि विवेक ने भी सौम्या को सीने से लगाकर उसे चबासी दी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ बिहान का इलाज उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी जगह करवाया था। पहले जो वह लंगड़ाकर चल रहा था, अब उसके पैरों में रॉड डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी टांग की हड्डी को बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब काफ़ी बेहतर हो गया था। जबकि मेरी बेटी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिहान के साथ गुजार रही थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। रोज़ एक नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।